हाय स्टूडेंट, आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट विद कृष्णा में स्वागत है। ये हमारा सीरीज क्लास 9 की मैथ की बुक से है। इसके पहले हमने क्लास में इंट्रो लिया था, वो क्लास 9 का इंट्रोडक्शन था। उसमें हमने प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या के बारे में कुछ पढ़ा था और परिमेय संख्या निकालना भी सीखा था। उसी को हम आज आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.1 पे चलेंगे। क्लास 9 की मैथ का ये सीरीज चल रहा है। आइए पहुंचते हैं और थोड़ा सा हम रिवीजन करते हैं पिछले क्लास का। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ा था। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? इसको हम n से भी दर्शाते हैं। प्राकृतिक संख्या को n से दर्शाते हैं और ये शुरू कहाँ से होती है? 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन शुरू कहाँ से होती है? 1 से 2 से शुरू होती है और आगे तक जाती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या कुछ नहीं, बस प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है। मतलब इसकी परिभाषा में हम ये कहेंगे कि प्राकृतिक संख्या में केवल 0 शामिल कर लेने से प्राकृतिक संख्या ही पूर्ण संख्या बन जाती है। देखिए, पूर्णांक संख्या क्या होती है? अब हम लोग जानते हैं कि संख्याएं माइनस में भी होती है और प्लस में भी होती है। तो सारे माइनस वाली संख्याओं का समूह और प्लस वाली संख्याओं का समूह। याद रखिएगा, संख्याएं पूर्णांक होनी चाहिए, बट्टा वट्टा में नहीं होना चाहिए। संख्याएं पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए। 1 2 3 ये पूर्ण संख्या मानी जाती है। मतलब ये माइनस में रहे चलेगा, प्लस में रहे चलेगा, बट्टा वट्टा में नहीं चलेगा। तो पूर्ण संख्या पूर्णांक क्या होता है? तो माइनस और प्लस वाली सारी संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या हो तो वो पूर्णांक कहलाती है। देखिए, पूर्ण संख्या से ही पूर्णांक बना है। पूर्णांक में बस माइनस वाली संख्याओं को हम लोग शामिल कर लेते हैं, पूर्ण संख्याओं को ही, तो ये बन जाती है पूर्णांक संख्या। अब देखिए, परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनको p बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कि p बटा क्यू के रूप में तो हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे, इस वजह से थोड़ा सा फास्ट मोड में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो परिमेय संख्या समझ गए हम लोग। इसके बाद देखिए, परिमेय संख्या माइनस के रूप में हो सकती है, बटा के रूप में हो सकती है, अंक के रूप में हो सकती है, पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या जो कहें उस रूप में हो सकती है। तो अधिकतर परिमेय संख्याएं इन सभी में शामिल हो जाती हैं। तो इन सभी संख्याओं का समूह भी हम कह सकते हैं कि एक तरह से परिमेय संख्या होता है, क्योंकि परिमेय संख्या में पूर्ण संख्या भी शामिल होती है, पूर्णांक संख्या भी शामिल होती है और प्राकृतिक संख्या भी शामिल होती है। लेकिन इन सभी संख्याओं में ये संख्या शामिल हो ये जरूरी नहीं है। तो इतना हम जरूर समझेंगे, क्योंकि अगला प्रश्नावली जो है पहला, वो सेम इसी 3-4 प्रश्न, मतलब 3-4 ये टॉपिक पे ही प्रश्न पूरे बने हैं। तो अब हम परिमेय संख्या निकालना भी इसके पहले वाले प्रश्न में सीख चुके थे। तो सीधे हम प्रश्नावली पे पहुंचते हैं और प्रश्नावली में ही परिमेय संख्याओं का निकालना भी पूछा है। तो एक दो हम उसमें उदाहरण लेके करेंगे या प्रश्नावली को ही हल करेंगे, तो आप आसानी से समझ जाएंगे। बाकी अगर आप नए हैं, अगर आपको ये परिमेय संख्या निकालना नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप हमारा पिछला लेक्चर देख सकते हैं। उसमें परिमेय संख्या को हम लोग निकालना बहुत अच्छी तरह से जाने हैं। तो आइए हम चलते हैं पहली प्रश्नावली पे। और पहला प्रश्नावली है 1.1। इसमें पूछ रहा है पहला प्रश्नावली में कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हो लेकिन q 0 भी न हो। मतलब प्रश्न में पूछ रहा है कि बताइए क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? कह रहे कि क्या, प्रश्न संख्या 1 है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। और ये खुद कह रहा है प्रश्न में कि इसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0। मतलब प्रश्न में कह रहा है कि इसको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p भी और q भी पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। ध्यान से समझिए, प्रश्न में सब कुछ बता दिया। कह रहे कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। अगर हम हाँ कहते हैं तो ठीक है, लेकिन हाँ कहेंगे कब? आगे अभी और इसमें संबंध दे दिया है कि पूरा पढ़ने के बाद ही हम बता सकते हैं कि शून्य परिमेय संख्या होगी कि नहीं। देखिए, कह रहा है कि p बटा क्यू के रूप में भी हम लिख सकते हैं और p और q दोनों पूर्णांक भी है। ठीक, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है? तो हम लोग लिख सकते हैं। शून्य को हम लोग p बटा क्यू के रूप में कब लिखेंगे? जब इसके नीचे हम 1 लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगी? परिमेय संख्या बन जाएगी। और प्रश्न में बोल भी दिया है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि आप 0 को p बाई क्यू के रूप में लिखिए,
पी और क्यू दोनों को एक पूर्णांक संख्या रखिए और क्यू को कभी जीरो मत रखिएगा। अगर ये कंडीशन आपको मिलता है तो क्या आप कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हम कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है जब हम उसके नीचे एक लिख दें और क्यू का मान जीरो ना हो तब। यानी कि जो यहाँ पे क्यू का मान हम एक रखें, यहाँ पे कुछ भी रखें, क्यू का मान हम कुछ भी रख सकते हैं लेकिन जीरो नहीं रखेंगे, तभी हमारी संख्या परिमेय संख्या होगी। तो पहला प्रश्न आपको समझ में आया होगा, शून्य एक बिल्कुल परिमेय संख्या है। कब? जब हम क्यू के जगह पे जीरो नहीं रखेंगे तब। और प्रश्न में बोल भी दिया है कि हमको क्यू की जगह पे जीरो नहीं रखना है। आया समझ में? तो पहला प्रश्न हल हुआ कि शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि प्रश्न में बोला है कि क्यू का मान हम जीरो नहीं रखेंगे बल्कि और कोई पूर्णांक संख्या रख सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, अगर हम जीरो नहीं रखते हैं यहाँ पे कोई और संख्या रखते हैं तो बिल्कुल शून्य एक परिमेय संख्या होगी। पहला प्रश्न बस इतना ही बताना था। आइए अब हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। तीन और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। प्रश्न आप बुक में से देख लीजिएगा, बाकी हम डायरेक्ट प्रश्न को हल कर रहे हैं। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, शायद ये क्वेश्चन आप देखते ही हल कर दें क्योंकि इस पे हम लोग बहुत सारे उदाहरण पढ़ चुके हैं। देखिए परिमेय संख्या है कि नहीं है 3 और 4? बिल्कुल है, क्योंकि हम इसको 3/1 और इसको 4/1 लिख सकते हैं। और आपको याद होगा तो हम बोलें कि परिमेय संख्या निकालने के लिए बस दो बातें ध्यान रखना है, हर बराबर होना चाहिए और अंश के बीच में उतना अंतर होना चाहिए जितनी परिमेय संख्या में निकालना है। बस दो चीज आप ध्यान में रखेंगे तो परिमेय संख्या बहुत आसानी से निकाल लेंगे। देखिए हर बराबर होना चाहिए, यहाँ पे तो हर दोनों का बराबर है 1-1, लेकिन अंश में उतने का अंतर होना चाहिए जितनी परिमेय संख्या निकालनी है। तो क्या अंश में उतने का अंतर है? बिल्कुल अंतर नहीं है। तो हम अंश में अंतर करने के लिए क्या करते हैं? हर को बढ़ाते हैं। हर को बढ़ाते हैं यानी कि हर को उसके गुणा करते जाते हैं, उसके अलग मतलब उसका गुणा करके तुल्य परिमेय बनाते हैं। परिमेय तुल्य परिमेय शब्द आता है, उसको हम कहते हैं कि तुल्य परिमेय के रूप में बनाना। देख लीजिए थोड़ा सा जब पॉइंट आ गया तुल्य परिमेय का तो हम समझते हैं क्या होता है। देखिए 1/2 है, इसका तुल्य परिमेय क्या होता है? 2 से ऊपर नीचे गुणा कीजिए जो बन के आएगा। देखिए 2/4 ये भी तुल्य परिमेय है। या 1/2 में 3 से ऊपर नीचे गुणा कीजिए 3/6 ये भी तुल्य परिमेय संख्या है। 1/2 में 4 से ऊपर नीचे गुणा कीजिए ये भी 4/8 ये भी तुल्य संख्या है। और 1/2 में अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो ये भी 5/10 ये भी तुल्य परिमेय संख्या है। तुल्य परिमेय संख्या का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको फिर से कटा दे तो 1/2 बन जाए। देखिए सब 1/2 बन जा रही है कटा देने के बाद, इसलिए ये सभी एक दूसरे की तुल्य परिमेय संख्या कहलाती है। तो हमारा हर 2 गुना 3 गुना करने का मतलब यही हुआ कि हम इसको और तुल्य परिमेय संख्या में बढ़ाते जाएंगे और देखेंगे कि अंश में 6 का अंतर मिल जा रहा है कि नहीं। क्योंकि फिलहाल अभी 3 और 4 में मात्र 1 का देखो तो अंतर डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा है लेकिन बीच में अंतर है। तो हम परिमेय संख्याओं का हर या इनका हर बढ़ा के या हर का तुल्य हर निकाल के देख लेंगे कि इसके बीच में अंतर कैसे बढ़ता है। देखिए अंतर कैसे बढ़ता है, 3/1 है ये, और 3/1 को हम इसका तुल्य परिमेय निकालते हैं, सीधे 10 से गुणा कर देते हैं। ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 30/10। देखिए कहीं ना कहीं इसका तुल्य परिमेय है। देखिए 0 0 कट जाएगा फिर 3 बन जाएगा तो ये तुल्य परिमेय हुआ। ठीक, अगर इसको लिखना होगा तो 4/1 को हम फिर 10 से गुणा कर देते हैं। 10 से तो यहाँ पे मजबूरी है आपका गुणा करना क्योंकि हमको हर हमेशा बराबर ही रखना है। तो ये ऊपर बन जाएगा 40 और नीचे 10। देखिए नीचे हर भी बराबर है और अंश में उतने का अंतर हो गया है जितनी हमें परिमेय संख्या चाहिए थी। तो हम आराम से परिमेय संख्या लिख सकते हैं 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, 3 3 6 हो गया, 6 कह रहा था। तो पहला दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार और समझिए। देखिए क्या करना था, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना था। अब परिमेय संख्या निकालना हम इसके पहले लेक्चर में बहुत बढ़िया से सीख चुके थे। अगर आप ये पहला दिन है तो आप पहले लेक्चर पे जाइए, उसको देखिए, परिमेय संख्या निकालना आसानी से सीख जाएंगे। हम उसमें 2 ही बातों को ध्यान रखने के लिए बोले थे। पहला
कि हर बराबर होना चाहिए और अंश में उतने का अंतर होना चाहिए जितनी संख्या हमको चाहिए। यहाँ पे हर तो बराबर है लेकिन अंश में उतनी संख्याओं का अंतर नहीं है। तो हर अगर बराबर है और उतनी संख्याओं का अंतर नहीं है तो हम उसको तुल्य परिमेय में बदलते हैं। तुल्य परिमेय अभी यहाँ पे हम बदलना सिखाए हैं और तुल्य परिमेय हम अब बदले हैं। अब कब तक तुल्य परिमेय संख्या बढ़ाते रहेंगे, जब तक कि अंश में उतने का अंतर न मिल जाए। हालांकि हमने डायरेक्ट 10 से गुणा कर दिया, आप 5 से 6 से 10 से 12 से 20 से किसी भी संख्या से गुणा करके देख सकते हैं। ध्यान बस यही रखना है कि हर दोनों का बराबर होना चाहिए। जब हम हर बराबर करेंगे तो अंश में उतने का अंतर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने हर बराबर किया 10 पे ले जाके, तो 30/10 हुआ और ये 40/10 हुआ। इनके बीच में आराम से हम 6 संख्याएं ढूंढ सकते थे और 6 को ही लिख दिए। और ये दूसरा क्वेश्चन हमारा अब बहुत बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। अब चलते हम तीसरे क्वेश्चन पे। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या बताना है। देखिए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। बहुत आसान है, इसमें भी हर बराबर दिया है लेकिन अंश में 5 परिमेय संख्या मिल जाए, इतना अंतर नहीं दिख रहा है डायरेक्ट। तो हम क्या करेंगे, हर का तुल्य हर में बदलेंगे या इस परिमेय का तुल्य परिमेय निकालेंगे। तो हम देखते हैं 3/5 को कितना से गुणा करते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार गुणा कर सकते हैं, 5 से, 10 से, 8 से। बस याद रखिएगा जितना गुणा नीचे से करेंगे उतना गुणा ऊपर से भी करना पड़ता है, यानी कि अंश और हर में बराबर बराबर गुणा करना पड़ता है। मान लीजिए हम 10 से इसमें फिर से गुणा करके देख रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 30/50। इसको कर लेते हैं 4/5, 10 से गुणा कर देते हैं तो 10/10 यानी कि 40/50। तो ये कितना हो गया, देखिए 5 परिमेय का अंतर चाहिए था, 5 परिमेय का अंतर मिल गया। तो परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। 5 ही लिखना था, 5 ही हम लिख दिए। हालांकि हम इससे अधिक भी लिख सकते हैं। अब हम बार बार आपको एक बात बताते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। फिलहाल जितना क्वेश्चन का हमें उतना ही निकालना है, लेकिन अगर कोई पूछ दे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है तो हमेशा आंसर रहेगा अनंत संख्या होती है। तो तीसरा क्वेश्चन भी बहुत आसान था, इससे हम थोड़ा कुछ अलग लेवल के क्वेश्चन इसके पिछले वाले मतलब रिवीजन वाले इसके पीछे जो हम लोग पढ़े थे लेक्चर, उसमें हम लोग इससे कुछ टफ क्वेश्चन ही भले हल कर दिए थे। उसमें परिमेय संख्या इससे कुछ कठिन कठिन ही निकालना हम लोग सीख लिए थे। तो ये तो इसके आगे कुछ नहीं है, आप अगर वो कर लेते हैं तो ये वाला बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। चलिए हम अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन में हमें सत्य और असत्य बताना है और उसका कारण भी बताना है। चौथा क्वेश्चन में सही, सत्य और असत्य बताना है, क्वेश्चन में कारण सहित। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अभी पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहला देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए आप ये क्वेश्चन खुद कर देंगे, कह रहे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्राकृतिक संख्या ये सभी है और उसके बाद पूर्ण संख्या ये है। तो कह रहे जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं एक पूर्ण संख्या होती है। आपको क्या लग रहा है, देखिए जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो कहीं ना कहीं पूर्ण संख्या में आएंगी ना, क्योंकि पूर्ण संख्या तो इससे देखिए जीरो तो शामिल करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 ये सब प्राकृतिक संख्या होती है और पूर्ण संख्या में भी ये सभी संख्याएं आ जाती हैं। तो यही प्रश्न में कह रहे हैं क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमारा जवाब रहेगा हाँ, सही। क्यों, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में शामिल होती है। बस कारण में यही लिखना है, पहले सत्य बताना है उसके बाद बताना है क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में शामिल होती है। दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा।
हम ऊपर भी मिटाए भी नहीं, ऊपर आप देख भी सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह है वो पूर्ण संख्या में ऑटोमेटिक शामिल होती है। देखिए अगर ये कहता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है तो नहीं होती है, क्योंकि जीरो है पूर्ण संख्या और जीरो प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है। लेकिन प्रश्न में कहा है क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो बिल्कुल होती है, क्योंकि पहले से ही प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में समाहित होती है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बताइए, आप भी खुद यहीं से हल कर लीजिए, हमें कराना ना पड़े। देखिए प्रत्येक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक कहाँ है, यहाँ पे है। कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आप देख के बताइए क्या जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या में आती है, नहीं आती है। देखिए आप ध्यान से देखिए, धनात्मक वाली संख्या है, जीरो के आगे वाली सारी संख्याएं तो इसमें आ जाएंगी, लेकिन जो जीरो से इधर निगेटिव संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या में नहीं आती है। तो इसलिए हम इसका कहेंगे कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा गलत हो जाएगा। कारण में भी लिख सकते हैं कि जो पूर्णांक संख्याएं होती है वो धनात्मक और ऋणात्मक में होती है, जबकि पूर्ण संख्या हमेशा पॉजिटिव या धनात्मक में होती है। तो जो ऋणात्मक वाली संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या में शामिल नहीं होती है, इस वजह से हम इसको गलत बताएंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था, आप समझ में भी आया होगा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। बताइए, सारे के सारे क्वेश्चन आपको आसानी से कर लेने चाहिए। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए जितनी भी परिमेय संख्या दिया है क्या वो पूर्ण संख्या होती है। बताइए, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि जितनी भी पूर्ण संख्या होती है सब में आप बटा एक एक कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक परिमेय संख्या में बदल जाएंगी। लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या को हम पूर्ण संख्या कह दे कभी संभव नहीं है। समझ में आ रहा है। देखिए प्रत्येक पूर्ण संख्या है तो परिमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि जितनी भी 0 1 2 3 4 5 है वो कहीं ना कहीं परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। आप चाहें तो इसके नीचे बटा एक लगा के इसको परिमेय संख्या में बदल सकते हैं, या परिमेय संख्या इसको आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि बटा एक कहीं ना कहीं छुपा रहता है उसमें। ठीक, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो जाए ऐसा संभव नहीं है। जैसे कि -3/4 एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बस पहला ऑप्शन सही है, बाकी दोनों ऑप्शन गलत। तो ये प्रश्नावली आज खत्म हुआ, 1.1 था। अगले दिन हम फिर इसके आगे देखेंगे क्या है क्या नहीं, प्रश्नावली में समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना हम रहने देते हैं। आपको ये लेक्चर अच्छा भी लगा होगा, शायद ये प्रश्न समझ में भी आए होंगे सभी के सभी, क्योंकि इसके पहले हम लोग जो एक लेक्चर लिए थे उसमें सभी बातें समझ चुके थे। तो आज के लिए बहुत आसान हुआ होगा। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।